नमस्कार। आज हम लोग मिलकर यूपीएससी साइंस के कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वैज्ञानिक सिद्धांत असल दुनिया में, असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूपीएससी के सवालों में पूछा जाता है। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि न्यूटन के गति के नियम, जिन्हें हम स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लेना देना हो सकता है? यही सवाल असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। हमें रटने से आगे निकलकर कनेक्शन को समझना है। तो आगे का सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले फिजिक्स के कुछ अहम सिद्धांतों को देखेंगे, फिर केमिस्ट्री की दुनिया में चलेंगे, उसके बाद बायोलॉजी और राष्ट्र के स्वास्थ्य पर बात करेंगे, और आखिर में एक ठोस स्ट्रैटेजिक स्टडी प्लान पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से, यानी सिद्धांतों को एक्शन में देखते हैं। सैटेलाइट लॉन्च से लेकर हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले पावर ग्रिड तक, ये सब बुनियादी फिजिक्स के नियमों पर ही तो चलते हैं। ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी हैं। न्यूटन के 3 नियम हम सब ने पढ़े हैं, है ना? इनर्शिया, F=ma, और एक्शन रिएक्शन। सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर असली सवाल तो ये है, और यही सबसे मजेदार बात भी है, कि ये इतने सिंपल से नियम यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं? और इसका जवाब यहाँ है। यही नियम तो हमें समझाते हैं कि एक मिसाइल अपने टारगेट तक कैसे पहुंचती है, या हमारे सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमते रहते हैं। अरे छोड़िए, गाड़ी की एक मामूली सी सेफ्टी बेल्ट भी तो इनर्शिया के सिद्धांत पर ही काम करती है और हमारी जान बचाती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब ऑप्टिक्स के एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पर आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो जादू है जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे में जाने की बजाय वापस अपने ही मीडियम में पूरी तरह से लौट आती है। और देखिए, ये कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम एक पूरी क्रांति ला सकता है। आज जो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी यानी ऑप्टिकल फाइबर्स इसी TIR के सिद्धांत पर काम करती हैं। और हाँ, वो जो रेगिस्तान में पानी होने का धोखा होता है ना, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं, उसके पीछे भी यही फिजिक्स है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का सबसे कॉमन रियल वर्ल्ड इस्तेमाल कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं, गाड़ियों के रियल व्यू मिरर में, मैग्नीफाइंग ग्लास में, या फिर टेलीस्कोप में। सोचिए जरा। और सही जवाब है ए, गाड़ियों के रियर व्यू मिरर। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमेशा एक सीधा और छोटा इमेज बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का ज्यादा बड़ा एरिया यानी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखता है। तो फिजिक्स से अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। ये वो साइंस है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुला मिला है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होने वाले बदलावों तक, हर चीज के पीछे केमिस्ट्री ही तो है। केमिस्ट्री की नींव में आते हैं एसिड्स और बेसिस, यानी अम्ल और क्षार। यहां देखें तो अंतर साफ है। एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं बेसिस स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और ये सब होता है इनके आयंस की वजह से। सबसे बढ़िया उदाहरण, हमारे पेट का एसिड और नहाने का साबुन। और ये स्कूल की बातें सीधे सीधे यूपीएससी के हॉट टॉपिक से जुड़ती हैं। जब हम एसिड रेन की बात करते हैं, जो एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है, तो हम एसिड्स की बात कर रहे होते हैं। जब पेट में जलन होने पर एंटासिड लेते हैं, तो हम बेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहां तक कि साबुन कैसे सफाई करता है, वो भी इसी केमिस्ट्री का खेल है। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। ये हर जगह हो रही हैं, हर पल। इसमें दो चीजें एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, और रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन्स का गेन। इसका सबसे आम और क्लासिक उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। एक और सवाल देखें जरा। स्क्रीन पर जो रिएक्शन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये किस तरह का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट या डीकंपोजिशन? इसका सही जवाब है बी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव जिंक ने कम रिएक्टिव कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, उसे डिस्प्लेस कर दिया। ये रिएक्टिविटी सीरीज का सीधा सीधा एप्लीकेशन है। चलिए अब केमिस्ट्री से आगे बढ़कर बायोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं। यहां हम एक छोटे से सेल की कहानी से शुरू करके एक राष्ट्र के स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जैसे बड़े मुद्दों तक का सफर तय करेंगे। जिंदगी की सबसे छोटी इकाई सेल, ये दो तरह की होती हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत ही सिंपल, जैसे बैक्टीरिया।
यूपीएससी के लिहाज से ये संक्रामक रोगों से जुड़े हैं और दूसरी तरफ है ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल, जैसे हमारी और आपकी कोशिकाएं, जो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे बड़े फील्ड्स का आधार हैं। हमारा शरीर भी तो एक कमाल की मशीन है, जहां कई सिस्टम एक साथ काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम, हमारा कमांड सेंटर। और एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन से सब कुछ रेगुलेट करता है। और इन सिस्टम्स को समझना सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि देश की बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़, ये सीधे सीधे इंसुलिन हार्मोन से जुड़ा है। और वैक्सीनेशन, ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का तरीका है। ये दोनों ही टॉपिक नेशनल हेल्थ पॉलिसी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। बायोलॉजी का एक सबसे मशहूर सवाल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? वो कौन है जो सेल के लिए एनर्जी यानी एटीपी बनाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? और इसका जवाब लगभग हम सभी जानते हैं, ये है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर सेल की सारी एनर्जी बनती है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या पढ़ना है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि कैसे पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे एक एक्शन प्लान की, एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट की, जिससे तैयारी को और भी धारदार बनाया जा सके। ये टेबल बहुत काम की है। ये सीधे सीधे बताती है कि किस टॉपिक के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे फिजिक्स के लिए मोशन और ऑप्टिक्स जैसे टॉपिक्स हैं, तो क्लास 9 और 10 पर फोकस करना है। ये किताबें आपकी तैयारी का बेस हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अच्छा, अब कुछ ऐसी आम गलतियों पर भी बात कर लेते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, सिर्फ थ्योरी में मत उलझे रहिए, उसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को समझिए। दूसरी, एनसीईआरटी की किताबों में जो डायग्राम होते हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, साइंस को हमेशा करंट अफेयर्स से जोड़कर देखिए, जैसे कोई नया स्पेस मिशन हुआ या कोई नई वैक्सीन टेक्नोलॉजी आई। आज का विज्ञान कल की तकनीक है। एडवर्ड टेलर की ये बात हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ है। जो चीज़ आज बेसिक साइंस की लैब में हो रही है, वही कल हमारे देश की टेक्नोलॉजी और पॉलिसी को शक्ल देगी। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, एक भविष्य के सिविल सर्वेंट के तौर पर सोचिए, कौन सी साइंटिफिक इनोवेशन या तकनीक भारत की पॉलिसी के लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा मौका बनने वाली है? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जीन एडिटिंग है या कुछ और? इस सवाल पर सोचना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट बनाने का हिस्सा है।